पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं IMRE के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, हम आपको जो कि है टोटल 30 क्वेश्चन बताएंगे और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक IMRE में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो अगर आज के इस वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं तो पास आप बड़ी ही आसानी से हो सकते हैं। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स आप लोग ज़रूर से परचेस करें। जिन लोगों को अभी नोट्स लेना हो तो केवल IMRE, UEE और EEE सेकंड तीनों सब्जेक्ट के नोट्स आपको केवल और केवल 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। जल्दी से जाकर के जो कि नोट्स परचेस करें, ठीक। जिन लोगों ने अभी नहीं लिए हैं और इन 30 क्वेश्चन के बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन में आपको जो कि हम पूरी आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेकर के आ गए हैं। बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। 27 तारीख को हमारे जो कि पेपर है, आज है कितनी 25, तो 25 और 26 अगर 2 दिन आप इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से पास हो सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहले की वीडियो लेक्चर देखी हैं, पहले की क्लासेस देखी हैं, तो उन लोगों को पेपर में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है आपका IMRE, तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि जो कि है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। बस आप प्रॉपर जो कि वीडियो देखें और आप जो कि है नोट्स ज़रूर से परचेस करें। और इसके बाद आपका जो कि आज एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम में आखिर लिखा कैसे जाता है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल और हमारी टीम की ओर से आप लोगों के लिए बढ़िया तैयारी जो कि करवाई जा रही है और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि आपके जो कि है पॉलीटेक्निक और साथ में ही जुलाई या अगस्त से आपकी JEE की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट की जाए। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि JEE की क्लासेस आपकी ऑनलाइन एकदम फ्री में जो कि स्टार्ट की जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। हम लोग जो कि है बेस्ट टीचर आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं और साथ ही साथ बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर के आए हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर में भी ऑनलाइन और ब्रह्मा सीरीज़ की मदद से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे नंबर आए थे। 87%, 84, 85% आपको स्क्रीन पर जो कि शो हो रहा होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके काफ़ी अच्छे नंबर ऑनलाइन पढ़ करके आए थे हमारी ब्रह्मा सीरीज़ से। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप पास तो आप आसानी से हो जाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छे नंबर आप 35 से 40 नंबर ला सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके? IMRE के। सबसे पहले तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन आता है क्या लॉग बुक्स क्या होता है, यह या आपका क्या आपके प्लांट अनुरक्षण क्या होता है। ठीक, 30 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहले 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस 10 क्वेश्चन के आंसर सीखेंगे। इसके बाद 10 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 से 20 तक के आंसर को जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही साथ 20 से 30 तक को जो कि डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट आपको जो कि करवाया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका आता है क्या लॉग बुक क्या होता है, यह या आपका क्या प्लांट आरक्षण क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लॉग बुक आखिर होता क्या है। एक एक क्वेश्चन को समझते चलते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते चलते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लॉग बुक के बारे में। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप जो कि ये वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप आपके बने हुए हैं उन सभी में शेयर करें। देखिए, एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, पेपर तो एक चलिए ठीक है, आपकी किसी भी स्टूडेंट्स की मार्कशीट उसका फ्यूचर नहीं बता सकती है कि वो आगे जाकर जो कि है फ्यूचर में क्या करेगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना जो कि करके चलें, इतनी अच्छी तैयारी बना करके चलें कि आपकी बैक आने ना पाए। और अगर आप जो कि है आज का इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लेते हैं और पूरी तैयार कर लेते हैं तो पास तो आप बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अपने मन में एक कॉन्फिडेंस लाएं कि आप IMRE को जो कि है 35 से 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी, सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर है तो उसको दिमाग में सेट करें। जैसे कि अगर आपका जो कोई सांप है उसमें जहर नहीं है लेकिन फिर भी वह फुसकारी मारता है और साबित करने की कोशिश करता है कि मुझसे जहरीला सांप कोई है ही नहीं। तो अगर आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, कुछ आपने पढ़ा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप एटीट्यूड अपना इस हिसाब से बनाएं, अपने दिमाग में जो कि है सेट कर लें कि आपको IMRE आती है और IMRE सबसे सरल सब्जेक्ट है तो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन सीखते हैं क्या लॉग बुक्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, लॉग बुक पढ़ते हैं
के उपकरणों एवं अनेक अनुरक्षण संबंधित सभी जानकारी एवं अनुरक्षण तथा मरम्मत के इतिहास को लॉग बुक में दर्ज किया जाता है। इसका तो देखिए ये तो हो गई जो कि है पढ़ने की बात। अब देखिए हम लोगों का मेन मोटिव है किसी भी चीज़ को रटने से अच्छा है उस चीज़ के बारे में समझें। अगर आप किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप अपने मन से ही बना करके लिख सकते हैं। और इसी तरह से हम लोगों का मेन फोकस रहेगा कि जेईई में जितने भी आपके टॉपिक हों उन सभी चीज़ों को जो कि कॉन्सेप्ट के साथ समझाएं, ना कि रटवाएं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि आप लोगों को 1 अगस्त से जेईई की कोचिंग जो कि है चाहिए है यूट्यूब पर फ्री या फिर नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉग बुक का मतलब क्या है, जितने भी आपके मेंटेनेंस वगैरह में जितने भी उपकरण यूज किए जाते हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उन सभी की जानकारी लिखना, उन सभी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं, उनकी मरम्मत, उनकी मेंटेनेंस, उनका इतिहास, हिस्ट्री, ये सब क्या करा जाता है, एक नोटबुक बना करके उसमें दर्ज कर लिया जाता है, जिसी को हम कहते हैं क्या, लॉग बुक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लॉग बुक कहते हैं। लॉग बुक में निम्न सूचनाएं लिखी जाती है, जैसे कि जॉब कार्ड में अंकित संपूर्ण आंकड़ों को पुनः लॉग बुक में लिखा जाना चाहिए, और आपके अनुरक्षण संबंधी निर्देशों एवं प्रोग्रामों को लिखा जाना चाहिए। कार्य शुरू करने की तिथि, मतलब कि कार्य आपका कब से स्टार्ट हो रहा है उस तारीख को लिखा जाना चाहिए। आरक्षण, मरम्मत एवं परीक्षण के कार्य का संक्षिप्त विवरण लिखा जाना चाहिए, किसमें, आपके लॉग बुक में। ठीक है, तो इसके बाद देखिए लॉग बुक के बाद आपका जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निकल करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, दूसरा, कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और रिपेयर में प्रयोग किए जाने वाले टूल्स और इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ जाएगा 5 नंबर में कि इलेक्ट्रिकल आपका मेंटेनेंस और रिपेयर में हम किन किन उपकरणों का यूज करते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को जो कि हम हल करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और रिपेयर में प्रयोग किए जाने वाले टूल्स और इक्विपमेंट। देखिए हाई क्वालिटी के उपकरणों के बिना अच्छे मेंटेनेंस या रिपेयरिंग नहीं हो सकती। हम सभी लोगों को पता है जब तक हमारे पास सही उपकरण और अच्छे उपकरण नहीं होंगे हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की ना ही मेंटेनेंस कर पाएंगे और ना ही उसको रिपेयर कर पाएंगे। इन सभी कामों के लिए निम्नलिखित औजारों का जो कि प्रयोग किया जाता है। पहला कराया जाता है आपका हस्त औजार, मतलब कि हैंड टूल्स। दूसरा किया जाता है मेंटेनेंस इक्विपमेंट, अनुरक्षण उपकरण। तीसरा होता है बैलेंस इक्विपमेंट, आपके संतुलन उपकरण। चौथा होता है टेस्टिंग इक्विपमेंट, परीक्षण उपकरण। और पांचवा होता है वर्कशॉप इक्विपमेंट, मतलब कि कर्मशाला उपकरण। इन सभी उपकरणों के बारे में हमें विस्तार से जानना है। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं हैंड टूल्स क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हैंड टूल्स क्या है, ऐसे उपकरण जिनको हम अपने हाथों से कंट्रोल करते हैं, मतलब कि ऐसे उपकरण जिनको हम अपनी हाथ की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं, उनको हम हैंड टूल कहते हैं। तथा किसी मशीन को या वाहन को सुधारते समय कम काम में आने वाले वे उपकरण जिनको हम हाथ से चलाते हैं उन्हें हैंड टूल कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के हैंड टूल होते हैं, कौन कौन से, पेंचकस होता है, रिंच होता है, कि आपका यहाँ पर होता है क्या, स्पिनर सेट, पाइप रेंच आदि। विभिन्न प्रकार के प्लायर्स, नोजल, आपके नोजल प्लास्टिक धातु की काटने वाली आरियाँ, आपके फिटरवाइज बैच, ये सभी उपकरण आपके सामने लिखे हुए हैं। सीधा सा मतलब समझें, ऐसे उपकरण जिनको हम अपनी हाथ की सहायता से चलाते हैं, हाथ की सहायता से कंट्रोल करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक, इन सभी को क्या कहा जाता है, हैंड टूल्स कहा जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेंटेनेंस उपकरण, मेंटेनेंस इक्विपमेंट। इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी मशीन, वाहन आदि को मेंटेन करने के लिए जिन टूल्स या इक्विपमेंट की आवश्यकता ज़रूरत हमको पड़ती है उन्हें हम मेंटेनेंस इक्विपमेंट कहते हैं, मतलब कि देखरेख में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर आपके जो कि है एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बेरिंग पुलर, ठीक, आपके ब्लो लैंप, आपके माइक्रोमीटर, ठीक, वायर गेज, फुहार गन, कॉयल बनाने की मशीन इत्यादि आपके सभी उपकरण आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सभी के बारे में आपको प्रॉपर यही नोट्स हमने आपको दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं उनके पास ये सारे नोट्स हैं और सारी चीज़ें इसी नोट्स में लिखी हुई हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा PDF खोलें, पासवर्ड डालें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, अपनी रिवीजन स्टार्ट करें। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो ज़रूर से नोट्स को परचेस करें।
अगला हमारा आता है क्या, बैलेंस इक्विपमेंट। तो देखिए बैलेंस करने में जो हमारे औजार उपयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस इक्विपमेंट कहते हैं। मशीन के स्टैटिक बैलेंस, स्थैतिक संतुलन तथा गतिज संतुलन हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। पहला होता है आपका नाइफ, आपके ठीक, दूसरा होता है लेथ के नुकीली लैंप आदि। चौथा हमारा होता है टेस्टिंग इक्विपमेंट, आपके टेस्ट करने वाले उपकरण। तो जैसे कि आपके ऐसे उपकरण जिनका उपयोग टेस्टिंग में किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट कहते हैं। लिख सकते हैं आप सभी लोग, मेगा जैसे कि अर्थ टेस्टर, ठीक, परीक्षण लैंप, ट्रांसफार्मर, CTPT करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, अमीटर, वॉट मीटर तथा आपके एनर्जी मीटर आदि सभी उपकरण को जो कि लिखा गया है, ये सभी कौन से उपकरण हैं, आपके टेस्टिंग उपकरण के अंतर्गत, टेस्टिंग इक्विपमेंट के अंतर्गत ये सभी आते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्या, पाँचवा, कि वर्कशॉप इक्विपमेंट क्या होते हैं। देखिए जैसे वर्कशॉप इक्विपमेंट, ऐसे उपकरण जो वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम वर्कशॉप इक्विपमेंट कहते हैं। अब अगर देखिए ये सभी आ जाते हैं तो आप अपने मन से परिभाषा बना करके आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए हमने आपको बताया गया है, ठीक। इसके बाद इसके अंतर्गत आपके आते हैं लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, आपके मिलिंग मशीन, शक्ति हथौड़ा, पावर और आपके हेक्सा तथा आपके वेल्डिंग मशीन आदि, इन सभी के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आता है, तीसरा क्वेश्चन में लिखा है कि तार स्थापना हेतु उपयोग औजारों का वर्णन करें। मतलब कि वायरिंग करते समय हम कौन कौन से उपकरणों का यूज करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं, कौन कौन से औजार का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि टूल्स क्या हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का वर्णन कीजिए, या आपके स्थापना के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए ये हमारा जो कि लिखा हुआ है कि स्थापना के लिए आवश्यक उपकरण, ठीक, मतलब कि किसी भी तार के, किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल काम में आपके जो जो इक्विपमेंट, मतलब कि जो जो हमें उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले आपका आता है प्लायर, दूसरा आता है पेचकस, तीसरा आता है हथौड़ा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें इन तीनों के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लायर के बारे में, फिर पढ़ेंगे स्क्रू ड्राइवर के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हथौड़े के बारे में, ठीक है। तो तीनों के बारे में पढ़ना है, और टाइप ऑफ प्लायर, टाइप ऑफ हथौड़े और आपके टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लायर के बारे में और टाइप ऑफ प्लायर्स के बारे में, इसके बाद जानेंगे स्क्रू ड्राइवर के बारे में। चलिए जानते हैं सबसे पहले प्लायर क्या होता है। प्लायर्स क्या होता है, देखिए प्लायर्स का उपयोग या यूज तारों और केबलों को काटने के लिए, मोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए, छीलने के लिए, पकड़ने के लिए आदि के लिए जो कि है प्लायर का उपयोग किया जाता है। टाइप ऑफ प्लायर्स देखिए, यूनिवर्सल प्लायर्स क्या होता है, यह एक कंबाइंड प्लायर होता है, यह एक कंबाइंड प्लायर होता है जिसमें 3 भाग लगभग होते हैं, ठीक। यूनिवर्सल प्लायर में क्या होते हैं, आपके 3 भाग होते हैं। पहला भाग सॉलिड प्लायर होता है, पहला भाग क्या होता है, सॉलिड प्लायर होता है। देखिए पहला भाग सॉलिड प्लायर होता है जिसमें दांते कटे होते हैं। दूसरा भाग कटिंग्स आपके सेक्शन होता है। तीसरा भाग क्या होता है, होल्डर होता है। यह एक मल्टीप्लायर टूल होता है, यह एक मल्टीपर्पज़ टूल होता है, ठीक। यह एक मल्टीपर्पज़ टूल होता है, टूल्स होता है जिसका प्रयोग वायर को होल्ड करने के लिए, काटने के लिए, ठीक, वायर को छीलने आदि और आपकी छीलने के लिए आदि के लिए जो कि है इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा दूसरा फ्लैट प्लायर्स। देखिए फ्लैट प्लायर्स क्या होता है, यह एक ऐसा प्लायर होता है जिसके टॉप सिरे पर दांतेदार वर्गाकार मुंह होते हैं। यह केवल सीधे ही नहीं बल्कि कर्व या पॉइंटेड होते हैं, ठीक, ये कर्व या पॉइंटेड होते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा आता है आपका राउंड प्लायर्स। देखिए राउंड प्लायर्स क्या होगा, राउंड प्लायर्स में हम लिखेंगे कि यह फ्लैट प्लायर्स के जैसे ही होते हैं, परंतु इस प्रकार के प्लायर का मुंह दो कोनिकल भागों से जो कि है मिलकर बना होता है, मतलब कि इसमें 2 कोने होते हैं। चौथा आता है क्या, कटिंग प्लायर। देखिए इसके टिप का आकार स्टील ब्लेड टाइप होता है। इसका यूज विभिन्न प्रकार के मटेरियल को काटने के लिए जो कि किया जाता है। देखिए कटिंग प्लायर में हम क्या लिखेंगे, इसके टिप का आकार स्टील ब्लेड टाइप होता है। इसका यूज विभिन्न प्रकार के मटेरियल को काटने के लिए जो कि है किया जाता है। देखिए कटिंग प्लायर्स
हाँ, नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी भी वस्तु को, किसी भी आपकी तार वगैरह को काटने के लिए जो कि हम इस प्लायर का उपयोग करते हैं। पांचवा आता है बेंड टिप प्लायर। यह एक वर्सेटाइप टूल होता है। आप इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। यह विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। इसकी टिप मुड़ी होती है जिससे कि यह उन क्षेत्रों में भी एक्सेस कर सकता है, मतलब कि जा सकता है जहां पर प्लायर का पहुंचना मुश्किल होता है। छठवां आता है आपका स्ट्रिपिंग प्लायर। देखिए, इस प्रकार के प्लायर में विभिन्न वर्जन होते हैं। मतलब कि इस प्रकार के कई टाइप इसमें होते हैं तथा इसका उपयोग कंडक्टर के इंसुलेटर प्रोटेक्टर को हटाने के लिए जो कि है किया जाता है। सातवां आता है क्या, कंबाइंड प्लायर। देखिए, कंबाइंड प्लायर क्या है, यह एक प्रकार का प्लायर होता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि इस प्लायर में डिफरेंट सेक्शन होते हैं जो कि वायर को होल्ड करने के लिए, काटने के लिए, मोड़ने के लिए और छीलने के लिए यूज किया जाता है। आपका स्क्रू ड्राइवर या पेचकस की सहायता से हम क्या करते हैं, आपके पेच जो होते हैं, स्क्रू होते हैं, उनको हम टाइट करते हैं और उसको लूज करते हैं, मतलब कि ढीला कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रीशियन के टूल बॉक्स में दूसरा महत्वपूर्ण सबसे आवश्यक टूल्स है। ठीक, पहला हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, प्लायर्स। ठीक, प्लास हमने इसके पहले पढ़ा था, प्लास। और प्लास के बाद दूसरा आपका ये ऐसा टूल है पेचकस जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। देखिए, आजकल बहुत से इलेक्ट्रीशियन वर्सेटाइप तथा आसानी से उपयोग किए जाने वाले पेचकस का उपयोग करते हैं जिसकी बिट को आसानी से बदला जा सकता है। देखिए, आजकल जो पेचकस आ रहा है आपने देखे होंगे, वो आपके इस तरह से पेचकस रहते हैं। ठीक है, और एक तरह से आपके रहते हैं मोथरे और एक तरफ से आपके रहते हैं चार कोने वाले आपके पेच खोलने के लिए। आपने देखा हो बदल के वो जो कि इस तरह से लगा सकते हैं अपने कैप में। ठीक है, इस तरह से आपने पेचकस देखे होंगे, आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, पेचकस का मध्य भाग आपके शंक कठोर स्टील का बना होता है तथा इसकी टिप को घर्षण कम करने के लिए हार्ड किया जाता है। इसका हेड लकड़ी, धातु या प्लास्टिक का बना होता है, मतलब कि इसका पकड़ने वाला हद तक इसका बना होता है लकड़ी, धातु या प्लास्टिक का बना होता है। देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किए जाना पेचकस निम्नलिखित होते हैं, मतलब कि आपके जो पेचकस के प्रकार होते हैं वो आपके पेचकस निम्न 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्लॉटेड आपके स्क्रू ड्राइवर, दूसरा होता है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, तीसरा होता है रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर, चौथा होता है हेक्स स्क्रू ड्राइवर, पांचवा होता है आपके कोर्डलेस मतलब कि वायरलेस स्क्रू ड्राइवर, छठवां होता है इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर और सातवां होता है ज्वेलरी स्क्रू ड्राइवर। अब सबसे पहले हम जानते हैं आपका पहला स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। देखिए, स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर का आपको चित्र नीचे देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होते हैं ये। इसको हम फ्लैट हेड पेचकस भी कहते हैं। यह आसानी से यूज किए जाने वाला मुख्य प्रकार का पेचकस होता है। यह प्रायः सभी घरों में पाया जाता है। घरों के कार्यों से लेकर फर्नीचर तथा और भी कार्यों में इसका यूज जो कि है हम करते हैं। इसका डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह के पेचकस हम सामान्यतः कामों के लिए उपयोग करते हैं और हमारे घरों में भी जो कि इस तरह का पेचकस पाए जाते हैं। इसका नाम क्या है, स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर। क्या नाम है, स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर। लाभ इसके क्या क्या हैं, यह आसानी से उपयोग किए जाने वाला टूल्स है। इसके उपयोग के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा है, इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा लाभ है कि यह एक हैंड ऑपरेट टूल है, मतलब कि हाथ से उपयोग किए जाने वाला टूल है। आपका इसके बाद हानियाँ आती हैं कि इसका उपयोग सीमित होता है। ठीक, दूसरा है कि इसके अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। तीसरा है, यह हथौड़े से आसानी से फिसल जाता है। यह हाथों से आसानी से फिसल जाता है। आपने देखा होगा कई बार आप जब भी इस पर जो कि ये पेचकस पर ज़्यादा बल लगाते हैं तो हाथ से क्या हो जाता है, फिसल जाता है। ठीक, चौथा क्या है, चोट लगने का संभावना होती है, मतलब कि जब आपका हाथ से ये पेचकस फिसल जाता है तो आपने कई बार देखा होगा नीचे हम लोग हत्थे के नीचे पकड़कर पेचकस को चलाते हैं, इससे हमको चोट लगने की संभावना बनी रहती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पेचकस आपका आता है क्या, फिलिप्स पेचकस। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, आपके स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर के बाद फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का यूज ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक।
ठीक है। यह एक्स आकार का पेचकस होता है जो कि आपके स्लॉटेड पेचकस का उत्पन्न रूप होता है। यह ज़्यादातर यूज में लाया जाता है क्योंकि इसकी सहायता से हम सारे पेच खोल सकते हैं। जैसे कि इस तरह के पेचकस भी, इस तरह से पेच भी हम इस स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं और इस टाइप के पेच भी हम इस स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं और इसको पलट कर भी लगा सकते हैं। ठीक, ये जो कि इसमें स्क्रू ड्राइवर में फ़ायदा है, ये पेचकस में फ़ायदा है। स्क्रीन पर आपको इसका डायग्राम दिख रहा होगा। इसी तरह का पेचकस आपका कहलाता है क्या, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। लाभ इसके क्या क्या है, यह एक वर्सेटाइल टूल्स होता है, इसका यूज ज़्यादा होता है, यह एक अच्छा ग्रिप प्रदान करता है। तीसरा है क्या, उपयोग आसान होता है। आप चौथा इसमें लिख सकते हैं फिसलने की संभावना, हाथ से फिसलने की संभावना इसमें कम होती है। हानि इसकी क्या क्या है, इसको हार्ड पेचकस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, इसको हार्ड पेचकस के लिए जो कि उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा आता है हमारा पेचकस क्या, रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर। देखिए रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, इसे वर्गाकार पेचकस के नाम से भी जाना जाता है। यह पेचकस भी आपके ब्लेड फ्लेट होता है। इसका यूज लकड़ी का कार्य और इलेक्ट्रॉनिक कार्य आदि में किया जाता है। इसका डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह का पेचकस जो कि आपका कहलाता है क्या, रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। लाभ इसमें क्या क्या आते हैं, जहां बड़े पेचकस का पहुंचना असंभव होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि इसमें अधिक बलागुण से कोई भी हानि नहीं होती है। तीसरा है कि इसकी ग्रिप अच्छी होती है। देखिए इसकी जी वाले पेचकस जो आपके होते हैं, इसकी क्या होती है, इसकी ग्रिप आपकी अच्छे से बैठ जाती है जिससे, और इसमें फिसलने का डर भी आपका नहीं होता है। हानि इसकी क्या क्या है, इसका उपयोग विशेष स्थानों पर किया जाता है। देखिए वर्गाकार जो आपके पेचकस होते हैं, आपके रॉबर्टसन पेचकस होते हैं जो, इसका उपयोग हम सभी पेचों को खोलने में नहीं कर सकते हैं। चौथा आता है हेक्स स्क्रू ड्राइवर। इसको हम एलन पेचकस या आपके एलन की भी कहते हैं। छः साइज वाले जो कि है सिम 6 साइज वाला सिरा इस जटिल मशीनरी तथा लकड़ी के कार्य करने के लिए जो कि परफेक्ट होता है। आप इसमें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हेक्स स्क्रू ड्राइवर होते हैं, सबसे पहले तो इनकी पकड़ अच्छी होती है और इनको जो कामों में उपयोग लाया जाता है, जो आपकी जैसे कि आपके लकड़ी के कामों में, और जो आपके नट होते हैं बड़े बड़े, उनको कसने के लिए जो कि हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, और सामान्यतः आप इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इनके सभी के उपयोग पता ही होगा और मन से भी आप बनाकर काफ़ी ज़्यादा कुछ इसमें लिख सकते हैं। लाभ इसमें क्या क्या होते हैं, यह आसानी से उपलब्ध होता है, यह सस्ता होता है और यह तेज़ी से कार्य करने वाला होता है। आप इसमें चौथा लिख सकते हैं, यह स्लिप नहीं होगा, इसमें ज़्यादा बड़ा गुण हम जागरूकी लगा सकते हैं। हानि इसमें क्या लिखेंगे, यह अनिवार्य है कि बिट का आकार पेच के आकार के समान ही होना चाहिए, मतलब कि इसको हम हर जगह उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, बिट का आकार पेच के आकार के समान ही होना चाहिए, तभी इसका यूज किया जा सकता है। पाँचवा है कि वायरलेस पेचकस। आपके क्रोडलेस स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के पेचकस में वायर नहीं होता है, मतलब कि वायरलेस होता है। यह पेचकस का उत्पन्न रूप है जो उपयोगकर्ता को कई लाभ प्रदान करता है। आपका जो वायरलेस पेचकस होता है, इसमें आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, इसमें जो कि एक बैटरी लगी होती है और इससे काम हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें हमारी मेहनत काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी पेच को, किसी भी आप नट को बड़ी ही आसानी से कस सकते हैं। लाभ इसमें क्या है, देखिए यह पोर्टेबल होता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होती है और यह कम स्थान घेरता है। हानि क्या क्या है, यह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, इससे बड़े तथा जटिल काम नहीं किए जा सकते और इसमें बैटरी का यूज होता है, जिससे कि क्या होता है, बैटरी जब आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपको दूसरी बैटरी लगानी होगी। ठीक है, आपको जो कि है बाजार से बैटरी लानी होगी, काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो कि हमारे इसमें बढ़ जाता है वायरलेस स्क्रू ड्राइवर में। इसके बाद छठवां आपका आता है इलेक्ट्रिक पेचकस। इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, इसका डायग्राम आप स्क्रीन पर बड़ी आसान तरीके से देख सकते हैं। देखिए इसको चलाने के लिए हम बैटरी या सतत सप्लाई का प्रयोग करते हैं। यह विभिन्न आकार तथा साइज में मिलता है, इसको हम पावर रेंज के अनुसार भी चुन सकते हैं। अब आप डायग्राम इसको अच्छे से देख लें, ये है आपका इलेक्ट्रिक पेचकस। इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी की सहायता से जो कि हम इसको चला सकते हैं और इसमें भी जो कि ज़्यादा पावर आपके नहीं होती है, इसमें छोटे छोटे कामों में जो कि उपयोग में लाया जाता है, लेकिन इससे क्या है, फास्ट काम आपका हो जाता है। लाभ क्या है,
यह आपके एफिशिएंट तथा स्मॉल होते हैं। इससे गलती की संभावना नहीं होती है और मेहनत बच जाती है। हानि क्या है, इसको हम मैनुअली यूज नहीं कर सकते हैं, यह महंगा होता है। सातवां आता है लास्ट आपका स्क्रू ड्राइवर, ज्वेलरी स्क्रू ड्राइवर या ज्वेलरी पेचकस। अब आपने कई सारे छोटे छोटे पेचकस देखे होंगे, वो आपके होते हैं क्या, आपके ज्वेलरी पेचकस। यह सबसे छोटे टाइप का पेचकस होता है और यह भिन्न भिन्न आकार तथा साइज में मिलता है। इसका यूज हम महंगे आभूषण को आपके बनाने में करते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हैं आपके स्क्रू आपके ज्वेलरी स्क्रू ड्राइवर के, ठीक। इसको आप देखें, ये आपके छोटे छोटे जो पेचकस होते हैं, हम इसको जो कि है आपकी जो डिवाइस होती है छोटी छोटी सी, उनमें बिल्कुल आपके बारीकी नट लगे होते हैं। उन सभी को नटों को खोलने में, आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह के जो नट होते हैं उनको खोलने में और आभूषण वगैरह को सुधारने में, बनाने में आदि कामों में जो महीन काम आपके होते हैं, छोटे छोटे काम, वहाँ पर हम ज्वेलरी स्क्रू ड्राइवर या ज्वेलरी पेचकस का उपयोग करते हैं। लाभ क्या क्या हैं, आकार में यह छोटे होते हैं, छोटे आकार के आभूषण में यूज किए जाते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। हानि क्या है, यह ज़्यादा छोटे होने के कारण इनकी खोने की संभावना बनी रहती है। ज़्यादा बल नहीं लगा सकते हैं आप इससे, जो कि ज़्यादा ताकत अगर आप इस पर लगाएंगे तो इसके टुकड़े दो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा बल नहीं लगा सकते हैं। देखिए हथौड़े के बारे में सभी लोग जानते हैं। हथौड़ा मतलब कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, हैमर, एक ऐसा उपकरण होता है जिसका यूज लगभग हर वर्कशॉप में किया जाता है। देखिए 3-4 जो औजार होते हैं उनका उपयोग हम हर जगह करते हैं, जैसे कि प्लास, पेचकस और आपका क्या, हथौड़ा। तो इन 3-4 चीज़ों का जो कि हम उपयोग हर जगह करते हैं। किसी भी वस्तु पर ज़्यादा तेज़ पीटना हो, तो किसी भी वस्तु को ज़्यादा तेज़ पीटना हो तब वहाँ पर हम हथौड़े का प्रयोग करते हैं। यह कोई आपके कार्बन स्टील के बने होते हैं, यह कई कार्बन स्टील के जो कि है बने होते हैं आपके, जो कि कई सारे कार्बन स्टील को मिलाकर जो कि है आपका हथौड़ा तैयार किया जाता है। अब ड्रिल मशीन की बात अगर करें तो इस उपकरण का यूज धातु के चादरों और आपके धातु की चादरों और आपके कंक्रीट की दीवार में छेद या मतलब कि ड्रिल करने के लिए जो कि किया जाता है। ड्रिल मशीन का उपयोग सभी लोगों को पता है, धातु की चादर में या आपकी कंक्रीट की दीवार में, ठीक, सीमेंट बजरी की दीवार में छेद करने के लिए जो कि हम इसका उपयोग करते हैं। इसका यूज तारों, पाइप इत्यादि के सप्लाई के बीच में आने वाले दीवार आदि में होल करने के लिए जो कि है किया जाता है। तो ये थी आपकी क्या, ड्रिल मशीन। अब इसके बाद अगला आपका टूल्स आता है क्या, वायर पुलर। देखिए वायर पुलर क्या होता है, वायर पुलर का यूज नाली इत्यादि में तारों को खींचने के लिए जो कि है किया जाता है। अगला आता है आपका सोल्डरिंग टूल्स। देखिए सोल्डरिंग टूल्स क्या होता है, इसका यूज तारों में वायर को किसी टर्मिनल पर जोड़ने या किसी एंड पर किसी वायर को जोड़ने के लिए जो कि है आपका सोल्डरिंग टूल्स का जो कि उपयोग किया जाता है। इसमें काफ़ी अच्छे आपके कंडक्टिविटी मिलती है। इससे क्या मिलती है, काफ़ी अच्छी जो कि हमको कंडक्टिविटी मिलती है। इसके बाद देखिए अगला आपका जो टॉपिक आता है, अगला हमारा आता है क्या, टूल्स। अगला हमारा टूल्स है क्या, वायर गैप। देखिए वायर गैप क्या होता है, वायर गैप का यूज मेटल पाइप और आपके केबल्स की मोटाई या व्यास को मापने के लिए किया जाता है। इसका यूज गैप 0 से लेकर जो कि 36 तक मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका आता है क्या, हेक्सा। देखिए हेक्सा को देखिए इसका यूज क्या है, इसका यूज मेटल पाइप और आपके आर्मोर्ड केबल को काटने के लिए जो कि किया जाता है। इसका जो उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, मेटल की पाइप या आपकी जो केबल होती है, तार होती है, उनको काटने के लिए हम जो कि हेक्सा का उपयोग करते हैं। तथा छोटे व मीडियम आकार के मेटल को काटने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आता है अगला वोल्टेज टेस्टर, मतलब कि मीटर। देखिए वोल्ट मीटर में हम इसको कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण के रूप में जो कि है यूज किया जाता है। इसका यूज यह चेक करने के लिए किया जाता है कि वायर में वोल्टेज है या नहीं। मतलब कि इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं कि मतलब कि आपके जानने के लिए, आपके किसी भी तार में उसमें धारा बह रही है, मतलब कि वोल्टेज उसमें है या फिर नहीं है, ठीक है। अब मार्केट में जो कि डिजिटल आपके वोल्टेज टेस्टर भी आने लगे हैं, जिसके हम क्या यूज करते हैं, आपके वायर वगैरह में हम देखते हैं कि आपके वोल्टेज जो कि उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है आपका मल्टीमीटर। देखिए इसका यूज वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, फ्रिक्वेंसी आदि को मापने के लिए किया जाता है। बाजार में यह 2 प्रकार के मिलते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्या है।
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आपके 99% चांस बन रहे हैं आने के, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ये रूल जो कि आपके बहुत सारे हैं, अगर इन सभी रूलों में से आप अगर 10 से 15 रूल भी लिख देते हैं तो 5 नंबर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हों। देखिए इसमें लिखा है कि भारतवर्ष में इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग की संस्था ने इलेक्ट्रिसिटी संबंधी कुछ नियम बनाए हैं। इन नियम के अनुसार कार्य न करने वाले व्यक्ति को दंड करने का जो कि है विधान भी बनाया गया है। देखिए इस रूल में देखिए कौन कौन से रूल आते हैं। 28 नंबर का रूल, ठीक, रूल नंबर 31, रूल नंबर 32, रूल नंबर 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93। देखिए इसमें सीक्वेंस से जो कि नंबर नहीं है, जैसे कि आपका 38 के बाद डायरेक्ट आपका जो कि 42 आ गया है, तो इस चीज़ का आपको जो कि है विशेष ध्यान रखना है इन नंबर्स को, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो इन चीज़ को जैसे कि ना लिख करके आप डायरेक्ट रूल लिखना जो कि स्टार्ट कर दे। देखिए नियम नंबर 28, रूल 28 में आपसे क्या कहा गया है कि किन्हीं दो कंडक्टर के बीच या कंडक्टर और अर्थ के बीच, किन्हीं दो कंडक्टर के बीच या कंडक्टर और अर्थ के बीच वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पोटेंशियल वोल्टेज कहलाता है। वोल्टमीटर द्वारा या वोल्टेज क्या कहलाता है आपका, पोटेंशियल वोल्टेज कहलाता है। देखिए यह लॉ तब काम करता है, यह लॉ तब कहलाता है जब यह आपका 250 वोल्ट से नॉर्मली कंडीशन में ना बढ़े, ठीक, लेकिन नियम के अनुसार 5% कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए मीडियम तब कहलाता है जब आपका 650 वोल्ट से नॉर्मल कंडीशन में ना बढ़े। इस नियम के अनुसार इसमें आपके 12 सही 1/2% कमी हो सकती है। इसके बाद देखिए इसी में मांगे लिखेंगे कि एक्स्ट्रा हाई, जब आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कब कहलाता है, जब वोल्टेज आपका 22 kV से बढ़ जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए अगला नियम आपका इसमें आते हैं। देखिए नियम तो इसके बहुत सारे हैं, जितना आप लोग याद कर सकें उतने ही नियम के बारे में आप लोग जो कि है लिखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे नियम से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर से पूछा जाता है फर्स्ट लेसन में। अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कोई बनता है तो आपका यहीं से बनता है। तो लगभग अगर आप ज़्यादा नहीं हो सके 10 से 15 नियम तो याद कर ही लेना। अब आपका देखिए नियम नंबर 31 आता है, रूल 31, रूल 31। देखिए इलेक्ट्रिक आपका सप्लायर जो चाहिए कि वह कंज्यूमर की, ठीक, इलेक्ट्रिकल सप्लायर को चाहिए कि वह कंज्यूमर की इमारत या मकान में सभी अर्थिंग मतलब कि अर्थिड कंडक्टर्स अर्थात पॉजिटिव तथा फेज वायर पर किसी एक उचित स्थान पर आपका आयरन क्लेड फ्यूज लगाता है, ठीक, या लगाए, ठीक। तो ये नियम आपका कौन सा है, रूल नंबर 31। अब इसके बाद आता है रूल नंबर आपका 32। इसमें हम देखेंगे, इसमें लिखा है कि इसमें बताया गया है कि सप्लायर सप्लाई शुरू होने पर एक कंडक्टर लगाए जिसको न्यूट्रल कहा जाता है। मतलब कि जो सप्लायर है वो सप्लाई शुरू करने के पहले कंडक्टर लगाए जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक, न्यूट्रल जो कि हमको लगाना चाहिए और जो उपभोक्ता के अर्थ सिस्टम से जोड़ा जा सके, ठीक, जो आपका क्या कर जा सके, आपके कंज्यूमर के अर्थ सिस्टम से जो कि है जोड़ा जा सके। अब आता है आपका रूल नंबर 33। देखिए इसमें बताया गया है कि कंज्यूमर जो मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यूज कर रहा है उसका अपना अलग अर्थिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें वह अलग से इलेक्ट्रोड रखे, ठीक, क्या रखे, जिसमें वह अलग से जो कि इलेक्ट्रोड रख सके। इसके बाद आता है हमारा नियम नंबर 34, रूल 34। इसके अनुसार किसी भी इमारत के अंदर यूज होने वाले नंगे तार मतलब कि कंडक्टर इतनी ऊंचाई पर होने चाहिए कि वहां सीढ़ी के सिवाय या कोई खास उपकरण जैसे कि टेबल आदि के सिवाय उन तक नहीं पहुंचा जा सके। मतलब कि हमारे घरों में जो खुले तार डले रहते हैं, ठीक, जिन तारों के ऊपर कंडक्टर नहीं होता है, कंडक्टर मुक्त तार होते हैं, तो उन पर आपके जो कि है आसानी से कोई भी ना पहुंच सके। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जो कि छोटे छोटे बच्चे जो कि घूमते रहते हैं और वह जो कि कंडक्टर अगर उन तारों को छू लेंगे तो उनको करंट लगने का खतरा बना रहता है। तो ये नियम
जो आपका नियम नंबर 34 है, इसमें बताया गया है कि आपके जो मकान के अंदर, आपकी इमारत के अंदर जो नंगे तार हैं उनको हमें जो कि है कंडक्टर मुक्त हमें नहीं रखना है, या फिर अगर आपके नंगे तार हों तो वो इतनी ऊंचाई पर हों कि उन पर किसी वस्तु की ठीक मतलब कि बड़ी ही मुश्किल से उन तक जो कि है पहुंचा जा सके। रूल नंबर 35 देखिए, सभी मीडियम और हाई वोल्टेज को मीटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एसटी पोस्ट और आपका एक्सरे और नियॉन साइन और आपके दूसरे उपकरणों पर आपके कॉजेज नोट्स लगाए जा सके, मतलब कि लगाए जाने चाहिए। मतलब कि जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरेटर होते हैं, मीटर होते हैं, इन पर एक चेतावनी लगाई जा चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी जो कि है इस तरह से आपका पेपर लगा रहता है किसी भी एक ट्रांसफार्मर वगैरह पर, उस पर चेतावनी लिखी रहती है कि इससे जो कि ये दूर रहे, इसमें जो कि इतना करंट है। उसी तरह की चेतावनी या फिर एक साइन जो आपका खतरे का निशान होता है उसको हमें लगाना चाहिए। जी हमको बताया गया है रूल नंबर 35 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 36। इसमें बताया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर या उपकरण पर कार्य करने से पहले उसमें उन्हें अर्थ करके डिस्चार्ज कर देना चाहिए। मतलब कि जो भी आपका कंडक्टर वगैरह हो उस पर हमें काम करने से पहले, उसको छूने से पहले हमें उस कंडक्टर को या तार को अर्थ करके उसको जो कि डिस्चार्ज कर देना चाहिए, उसमें जितना भी चार्ज है उसको जो कि निकाल देना चाहिए। रूल नंबर 38 क्या कहता है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, आपका रेक्टिफायर, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, सभी उपकरणों की केबल का इंसुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी ड्रिल मशीन होती है, रेक्टिफायर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, इन सभी में हम जो कि एक मोटी केबल यूज करते हैं। उसका कारण यही है कि रूल नंबर 38 में आपका बताया गया है कि इन सभी मशीनों में हमको मोटा तार यूज करना चाहिए। रूल नंबर 42 क्या है, प्रत्येक सर्किट और मशीन को इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसकी रेटेड वोल्टेज जिसके लिए उसकी संरचना की गई है उससे ज़्यादा वोल्टेज से वह चार्ज ना हो। मतलब कि कोई भी सर्किट या मशीन है तो उसको हमें जो कि इस तरह से वोल्टेज देना चाहिए कि जिस वोल्टेज के लिए आपकी मशीन बनाई गई है हमें उसी लेवल का वोल्टेज जो कि देना है, उससे ज़्यादा वोल्टेज उस मशीन पर ना आए। ये हमारे इस नियम में कहा गया है। अब रूल नंबर आता है आपका 43। तो रूल नंबर 43 में हमको क्या कहा गया है, देखिए, प्रत्येक जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन पर आग बुझाने वाले यंत्र होना चाहिए। रूल नंबर 44 क्या है कि प्रत्येक फैक्ट्री, सब स्टेशन, आपका जनरेटिंग स्टेशन पर हिंदी, इंग्लिश आदि भाषाओं में जो कि हिंदी, इंग्लिश या जो भी वहाँ की भाषा है उसमें शॉर्ट आपके ट्रीटमेंट चार्ट लगा होना चाहिए। मतलब कि अगर हमको करंट लग जाए तो हमको जो कि उसका कैसा ट्रीटमेंट करना है इसका एक शॉर्ट चार्ट वहाँ पर लगा होना चाहिए। बहुत ही आसान नियम है, अगर आप याद करेंगे, याद करने बैठेंगे तो 2 से 3 बार आपको जो कि ये नियम को याद करना होगा और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और जो लोग याद नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार वीडियो पीछे करके अच्छे से फिर से एक बार समझ लें। देखिए, इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 45। देखिए, जब तक किसी व्यक्ति के पास आपका कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस या आपका वायरमैन लाइसेंस जो कि सप्लाई कंपनी द्वारा दिया जाता है ना हो तब तक वह व्यक्ति कोई भी इलेक्ट्रिक फिटिंग, मरम्मत आदि नहीं कर सकता है। केवल टेबल लैंप, फैन या स्विच बदल सकता है। मतलब कि जब तक आपके पास आपके कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस या फिर वायरमैन लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है 46। रूल नंबर 46, प्रत्येक आपके इंस्टॉलेशन का समय समय पर निरीक्षण तथा टेस्टिंग होनी चाहिए जिसका समय 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो प्रत्येक इंस्टॉलेशन है उसकी समय समय पर टेस्टिंग होनी चाहिए, देखरेख होना चाहिए, मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए। ये सभी आपका आता है रूल नंबर 46 के अंतर्गत। अब आता है आपका रूल नंबर 47। किसी भी इंस्टॉलेशन को सप्लाई देने से पहले सप्लायर उसका निरीक्षण तथा परीक्षण करता है या करेगा। रूल नंबर 48 क्या है आपका, रूल नंबर 48 में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक सप्लायर को यह पूरा अधिकार है कि वह किसी भी उपभोक्ता को सप्लाई देने से इनकार कर सकता है जिसकी आपके इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट का 1/5000 से ज़्यादा लीकेज कर रही है। मतलब कि जिसकी इंसुलेशन में लीकेज करंट का जो कि 1/5000 से ज़्यादा जो कि लीकेज कर रही हो। 49 आता है रूल नंबर 49 के सप्लायर को अधिकार है कि वह किसी भी कंज्यूमर को सप्लाई या कनेक्शन
48 आवर 48 घंटे का नोटिस देकर काट सकता है यदि उसके इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट के 1/5000 बे हिस्से से ज़्यादा हो। रूल नंबर 50 आपका आता है कि कंज्यूमर को सप्लाई शुरू होने के पॉइंट पर एक लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए जिससे कि किसी भी समय पूरे बिजली को इंस्टॉलेशन से काटा जा सके। इसके बाद देखिए थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि नियम आपके थोड़े से ज़्यादा हैं। रूल नंबर 51 आपका आता है क्या, ओवरहेड लाइन को छोड़कर शेष सभी कंडक्टर, ओवरहेड लाइन को छोड़कर शेष सभी कंडक्टर मैकेनिकली धातु या केसिंग से चढ़े होने चाहिए या ऐसे कवर होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकली तथा ठीक प्रकार से बचाव कर सके आपके किसका, तार का। इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 45 के इस नियम में कंज्यूमर इलेक्ट्रिकली इंस्टॉलेशन को हर समय ठीक आपका हालात में रखने का जिम्मेदार है। जो सप्लायर के उपकरण लगे हुए हैं उसका भी वह जो कि है कंज्यूमर खुद ही जिम्मेदार होता है। 54 नंबर आपका आता है कि इलेक्ट्रिक सप्लायर घोषित की गई वोल्टेज को निम्नलिखित प्रतिशत से कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है। मतलब कि निम्न तथा मध्य वोल्ट के लिए प्लस के 5%, उच्च तथा अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के लिए आपका 12 सही 1/2% और फ्रिक्वेंसी के लिए आपका होता है ±3%। इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 70 कि सभी कैपेसिटर्स पर ऐसे सिस्टम होना चाहिए जो कि सप्लाई बंद करने के बाद सारे कैपेसिटर सेल्फ डिस्चार्ज हो जाए, मतलब कि स्वयं से वह बंद हो जाए। रूल नंबर 71 यह नियम हाई वोल्टेज आपके साइन लैंप के लिए जो कि बनाया गया था। रूल नंबर 74 ओवरहेड लाइन के सभी कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम जो कि 317.5 किलोग्राम होनी चाहिए। देखिए आपके नियम जो कि है शॉर्ट करके लिखे गए हैं। हमने जितने भी नोट्स में आपके नियम लिखे गए हैं, आपके ये जितने भी नियम हैं इन सभी को शॉर्ट करके ही लिखा गया है। तो अब आप इनको और शॉर्ट ना करें, जितना लिखा गया है उतने ही याद करें। अगर आप किताब उठाकर देखें तो उसमें तो और 4-4, 5-5, 10-10 लाइन का आपके नियम लिखे गए हैं, लेकिन कम से कम शॉर्ट करके जो कि हमने लिखा गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सीधा सा सिद्धांत है, जितना आप याद कर सके केवल वही पढ़ें। ठीक, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप में ओवर करंट फ्लो हो जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जितनी कैपेसिटी हो उतना ही याद करें, उतना ही पढ़ें जितना आप पेपर में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए रूल नंबर आता है आपका 75 कि ओवरहेड लाइन पर लगाए गए जॉइंट की स्ट्रेंथ, ओवरहेड लाइन पर लगाए गए जॉइंट की स्ट्रेंथ उसकी मैकेनिकल पावर तथा इलेक्ट्रिकल पावर 95% से कम नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 77 क्या है कि इस नियम में सबसे नीचे वाले कंडक्टर की ज़मीन से कितनी दूरी होनी चाहिए यह बताया गया है। मतलब कि जो आपका कंडक्टर होता है सबसे नीचे वाला, उसकी ज़मीन के साथ कितनी दूरी होनी चाहिए इसमें नियम में जो कि है बताया गया है। रूल नंबर 79 क्या है, देखिए रूल नंबर 79 आपका है कि इसमें बताया गया है कि लाइन तथा सर्विस लाइन की इमारत से दूरी कितनी होनी चाहिए। रूल नंबर 80 में बताया गया है कि जहां दो लाइन या वायर आपस में मिलते हैं वहां ऊंचे पोल्स का यूज करना चाहिए। रूल नंबर 81 है कि एक ही खंभे पर जाने वाले विभिन्न वोल्टेज के कंडक्टर के लिए नियम आपका बनाया गया है, कौन सा, 81। रूल नंबर 83 आपका बनाया गया किस लिए, किसी ओवरहेड लाइन की ऊर्ध्वाधर दूरी का हिसाब लगाने के लिए किसी भी कंडक्टर का अधिकतर झोल एक निश्चित अधिकतम तापमान के आधार पर लगाया जाता है। मतलब कि आपका कंडक्टर कितना झोल लेगा उसको तापमान को देखकर जो कि है इसका अनुमान लगाया जाता है। रूल नंबर 89 आपका क्या आता है, देखिए रूल नंबर आपका 89 आता है कि ओवरहेड लाइन से सर्विस लाइन से सपोर्ट अर्थात पोल के अतिरिक्त लाइन नहीं होनी चाहिए, लाइन नहीं जो कि इसके पार नहीं होनी चाहिए, आपका रूल नंबर 89 में बताया गया है। अब इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 90, कुछ ही रूल्स आपके और बचे हुए हैं। रूल नंबर 90 क्या है, ओवरहेड लाइन के संपूर्ण सपोर्टर तथा आपके मेटेलिक फिटिंग को पक्का तथा अच्छी तरह से अर्थेड किया जाता है। मतलब कि अर्थ से ज्वाइंट किया जाना चाहिए उनको अच्छे से। 91 में आपका कहा गया है रूल नंबर कि प्रत्येक ओवरहेड लाइन जो कि सड़क या फैक्ट्री या वर्कशॉप या उपभोक्ता के भवन में लगाई जा रही हो तो उसे
कोई मशीन लगाकर इस तरह सुरक्षित करना होगा कि उसके टूट के गिरने से पावर को जो कि है कोई भी प्रकार की हानि आपकी उत्पन्न ना हो। 92 में कहा गया है कि ओवरहेड लाइन को आसमान बिजली से बचाने के लिए इस जितने भी आपके उपाय होते हैं वो सभी इस नियम के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम रूल नंबर 92 कहते हैं। इसके बारे में आप डिटेल से किताब से पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 93 में लिखा गया है कि जब किसी ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिक सप्लाई का कार्य लेना बंद कर देते हैं तो उसमें हमें संभाल कर रखना चाहिए। मतलब कि क्या है, जैसे मान के चलिए ये हमारी ओवरहेड लाइन है, ठीक है। अब अगर हमारा काम इसके जो कि है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कार्य लेना जो कि बंद कर देते हैं, जब अगर हम इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम अच्छे से संभाल कर घड़ी बनाकर इसकी जगह पर इसको रख देते हैं। ये आपका बताया गया है रूल नंबर 93 में। तो इसी तरह से तो देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5वें नंबर का कि दुर्घटना होने के कारण कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट आपके क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से आपकी दुर्घटनाएं होती हैं, इसके बारे में हमें जानना है। एकदम डिटेल से पढ़ रहे हैं हम। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर से कर दें ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके और लोग भी और क्लियर हो सकें, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कि 6वां क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपकी दुर्घटना होने के कारण क्या क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए अब हम जानते हैं एक्सीडेंट के बारे में कि कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट क्या होते हैं। तो देखिए इंडस्ट्री में होने वाली ज़्यादातर दुर्घटनाएं चलित या फिर रोटेटिंग मशीन पर होती हैं। ये गतिज पुर्जे, गियर, बेल्ट, पुली, कपलिंग, शाफ्ट आदि होती हैं, ठीक। मतलब कि क्या है, आपकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, जो भी चलने वाले पार्ट्स होते हैं, मशीन होती हैं, उन्हीं के कारण हमारी ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं। अब एक्सीडेंट के कारण क्या क्या होते हैं, तो देखिए डेंजरस मशीन, दूसरी होती है आपकी मैकेनिकल कॉजेज, ठीक। तीसरी होती है अनसेफ फिजिकल कंडीशन, चौथे होते हैं आपके मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, पाँचवा होता है अनसेफ एक्ट, छठवां होता है आपके पर्सनल फैक्टर्स, ठीक। और 7वां होता है आपके इलेक्ट्रिकल कॉजेज। तो हमारे टोटल 8 कारण होते हैं एक्सीडेंट होने के। सबसे पहले हम जानते हैं डेंजरस मशीन के बारे में। तो देखिए डेंजरस मशीन के अंतर्गत हमारे आते हैं क्या, प्राइम मूवर के मूविंग पार्ट, आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसमिशन मशीन, ETC, इन सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, डेंजरस मशीन के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा आता है दूसरा मैकेनिकल मशीन, मैकेनिकल कॉजेज, मतलब कि मैकेनिकल कारण क्या क्या होते हैं आपके एक्सीडेंट होने के, तो मशीन के अनुरक्षित डिजाइन व बनावट, दूसरा होता है अपर्याप्त सेफ्टी गार्ड का लगाना होना, ठीक। तीसरा है क्या, अनसेफ ड्रेस, चौथा है एरर इक्विपमेंट, पांचवा है आपके पदार्थों या सामग्रियों का गलत ढंग से हैंडलिंग करना, मतलब कि उनको चलाना, छठवां है जोखिम वाली आपकी व्यवस्था जैसे कि मशीन को ओवरलोड करना। तीसरा हमारा आता है क्या, अनसेफ फिजिकल कंडीशन, तो ठीक है टेम्परेचर का इतना लो हो जाना कि वर्कर्स का जो कि कपकपी महसूस करने लगे, मतलब कि आपके टेम्परेचर का एकदम ऐसे बढ़ जाना कि आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो एकदम कपकपी महसूस करने लगे। दूसरा है टेम्परेचर का इतना अधिक होना जिससे वह पसीने से भीग जाए या फिर सिरदर्द की शिकायत आ जाए, मतलब कि आपके जो कि है अनसेफ जो कि फिजिकल कंडीशन होती है, आपके इंडस्ट्री के अंदर का तापमान ना ही तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही तो बहुत कम होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तीसरा है सही लाइटिंग सिस्टम ना होना जिससे कम रोशनी में आंखों पर जोर पड़े या फिर अधिक रोशनी से आंखें चकचौंध हो जाएं, जैसे कि सर दर्द हो। तो मतलब कि हमारे इंडस्ट्री में कम रोशनी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा रोशनी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। चौथा है क्या, वर्कलोड अधिक होने से वर्कर्स द्वारा बहुत तेज गति से लगातार वर्क करना, पास के मशीन से अत्यधिक शोर उत्पन्न होना, मतलब कि नॉइस पॉल्यूशन है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा है हमारा मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, तो कभी कभी इलेक्ट्रिक संस्थानों एवं औद्योगिक संस्थानों में मशीनों के रोटेटिंग पार्ट से भी दुर्घटना घटित हो जाती हैं, आपकी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। पांचवा है क्या, अनसेफ्ट एक्ट, तो मशीनों के अनुरक्षण गति पर चलना, मशीनों को ओवरलोड करना, मशीनों की सेफ्टी आपके इक्विपमेंट का यूज ना करना, मशीनों को ऑपरेटिंग क्रियाओं को उचित ढंग से ना करना, ठीक है। तो देखिए छठवां हमारा आता है, लास्ट आता है पर्सनल फैक्टर, ठीक। इसके बाद एक और है पर्सनल फैक्टर क्या है, लेबर की उम्र, लेबर की स्वास्थ्य, लापरवाही या आपका असावधानी, काम में आपके इंटरेस्ट ना लेना, आपके मेंटली व फिजिकली थकना, सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज ना करना। तो ये सभी आपके क्या है पर्सनल फैक्टर्स होते हैं
पर्सनल कारण होते हैं आपके दुर्घटना आपके होने के। सातवां आता है इलेक्ट्रिकल कॉजेज। इलेक्ट्रिकल कारण क्या क्या है आपकी दुर्घटना घटित होने के? तो आपके पहला आता है सेफ्टी इक्विपमेंट का सही से ना लगा होना। दूसरा है सही आपके इंस्ट्रक्शन का पालन ना करना, सही आदेश का पालन ना करना तथा सुरक्षा आपकी सावधानियों को और तनाव के साधनों को जो कि है ना अपनाना। तीसरा है आपका इंसुलेटेड औजार जैसे कि इंसुलेटर, प्लास, पेचकस तथा रबड़ के दस्ताने का उपयोग ना करना। अब टाइप ऑफ एक्सीडेंट के बारे में भी आप जान लें तो टाइप ऑफ एक्सीडेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मामूली दुर्घटना, छोटी दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना और आपकी घातक दुर्घटना। ठीक, दुर्घटना की रोकथाम के उपाय अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे हम? उद्योगों में होने वाले अक्सर दुर्घटनाओं का रोकथाम करना जरूरी होता है। मतलब कि उद्योग में, इंडस्ट्री में होने वाली दुर्घटनाओं को हमें रोकना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आजकल दुर्घटना से बचने के लिए कुछ नियम की भी बनाए गए हैं, जिसका जो कि डिस्कशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। दुर्घटना को कम करने के लिए जो कि निम्न कारण होते हैं। अब दुर्घटना के कारण क्या क्या होते हैं हमने इसको जो कि है एक एक चीज़ आपके नोट्स में लिखी गई हैं कि किन किन कारणों से हमारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। तो देखिए अब हमारा जो 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है अर्थिंग। भू संपर्कन क्या होता है, विस्तार से इसके बारे में बताइए। अर्थिंग के बारे में आप सभी लोगों को याद होगा आपका EDD सेकंड में आपका सेकंड लेसन जो है पूरा अर्थिंग के ऊपर ही है और अर्थिंग के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हमने उसमें आपको समझाया है। तो चलिए जानते हैं कि अर्थिंग क्या होता है और टाइप ऑफ अर्थिंग भी आप एक बार ज़रूर से पढ़ेंगे, पूछने के चांस आपके बन जाते हैं अर्थिंग के। देखिए लेसन सेकंड आपका है क्या EDD में, लेकिन हम इसको इससे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको आसानी पड़े। देखिए अर्थिंग क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं क्या। इंट्रोडक्शन। किसी भी उपकरण की अर्थिंग करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट से बच सकें। मतलब कि अगर किसी भी उपकरण की हम अर्थिंग कर रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी से आपके झटके से बच सकें। कई बार हमारे उपकरण ख़राब हो जाते हैं जिसके कारण उस उपकरण के धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट आ जाता है और जिसे छूने पर हमें करंट लग सकता है। तो इस प्रकार करंट से बचने के लिए हम उस उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं ताकि जो भी करंट हो वह क्या अर्थिंग की मदद से सीधा धरती में चला जाए और हमें बिजली का झटका ना लगे। सीधा सा मतलब है अर्थिंग हम इसलिए करते हैं किसी भी उपकरण की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कि हम किसी भी बिजली के झटके से बच सकें। ठीक, इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि किसी भी बिजली के झटके से बचने वाले उपकरण को किसी तार के द्वारा पृथ्वी के अंदर दबी हुई अर्थ प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है जिसको हम अर्थिंग कहते हैं। अब इसके बाद इसमें आगे 2 पॉइंट लिखे हैं कि अर्थिंग के लिए कम प्रतिरोध वाले तार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें जनरल नॉलेज के लिए, हमेशा जो अर्थिंग है, हमेशा जो करंट है वो कम प्रतिरोध वाली चीज़ को चुनता है। अगर कम प्रतिरोध आपके, जो कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारे शरीर का प्रतिरोध कम होता है लेकिन हमारी तार का प्रतिरोध हमसे भी कम होता है, तो हम इसीलिए उस उपकरण की क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। एक तार आपका उस उपकरण में बांधते हैं और उस उपकरण से दूसरा तार आपकी पृथ्वी में स्थित प्लेट से बांध देते हैं, जिससे कि जब भी लीकेज करंट वगैरह आपके उपकरण में अगर फ्लो होगा तो वह पूरा करंट आपकी किस में चला जाएगा, धरती में चला जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगले पॉइंट की ओर हम अपने बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपका लिखा है इसमें कि अर्थिंग के लिए कम प्रतिरोध वाले तार का यूज करना चाहिए क्योंकि करंट बहने के लिए हमेशा कम रेजिस्टेंस मतलब कि कम प्रतिरोध वाले रास्ते को ही चुनता है। हमारे शरीर का रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है या उससे भी ज़्यादा होता है, परंतु जब हम जिस तार को अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस 1 ओम से 5 ओम के बीच रखते हैं, इसलिए करंट हमारे बॉडी को ना होकर अर्थिंग से निकल जाता है। ठीक, तो ये था हमारा क्या अर्थिंग। अब पढ़ते हैं हम अर्थिंग के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लीकेज करंट को पृथ्वी में विसर्जित कर दिया जाए। आपका इसमें ये है कि लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए अर्थिंग का यूज किया जाता है। बी है अर्थिंग करने का उद्देश्य न्यूट्रल वायर को अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखने के लिए किया जाता है, बनाए रखने के लिए होता है। ठीक, इसके बाद देखिए एडवांटेज इसके क्या क्या है अर्थिंग करने के। यह हमें करंट लगने से बचाता है। जैसे ही करंट लीकेज होता है, जैसे ही आपका करंट जो क्या होता है लीकेज होता है तो भूमि में संपर्क में आती है। ठीक, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है और MCB परिपथ को बंद कर देता है।
वह फ्यूज पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। तो ये हमारे इसके एडवांटेज होते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है कि अर्थिंग को ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर व सभी उपकरणों में जोड़ने से दुर्घटना से बचा जा सकता है या कम करा जा सकता है। चौथा है कि उपकरणों व संस्थान में विद्युत धारा वहन करने भू विद्युत पर बने रहते हैं। पांचवा है उदासीन तार कहीं पीछे से टूट जाए तो भी यह भू विभव पर बना रहता है। अगर आपका अर्थिंग वायर कहीं से पीछे से टूट जाए तो भी यह क्या होता है, भू विभव पर बना रहता है। हानियाँ इसकी क्या क्या है, यदि भूतार कहीं टूट जाए तो खुला तार होने के कारण भू क्षरण स्थिति से हो जाने वाली विद्युत झटका लग सकता है हमको। ठीक, भूतार को आसानी जो कि उदासीन तार की भांति उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए, जबकि इन तार में ऐसी संभावना है। ठीक, यदि भू संपर्क प्रभावी व रिक्त प्रतिरोध मान का ना हो तो वह विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं होता है। तो ये थी हमारी आपके जो अर्थिंग होती है उससे हानियाँ थी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थिंग की बात अगर आ जाती है तो उसमें सबसे पहला आपका आता है स्ट्रिप और वायर अर्थिंग, दूसरा आता है हमारा आपका कॉइल अर्थिंग, तीसरा आता है हमारा क्या रॉड अर्थिंग। ठीक, दूसरा क्या है हमारा कॉइल अर्थिंग। ठीक, तो आपने देखा है कि और चौथी हमारी क्या होती है प्लेट अर्थिंग। ठीक, और पांचवी होती है हमारी प्लेट अर्थिंग और चौथी होती है पाइप अर्थिंग। तो टोटल 5 अर्थिंग है हमारी। इन 5 अर्थिंग में से कोई भी एक आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाइप अर्थिंग क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए, या फिर आपसे पूछ लेगा प्लेट अर्थिंग या रॉड अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग। ठीक है, तो इसी तरह से या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर वह पूछ सकता है कि अर्थिंग क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। तो हमें थोड़ा थोड़ा सबका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, साथ ही साथ अर्थिंग के बारे में भी लिखना होगा। 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हुए 8वें क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत वितरण लाइन के खम्भे को खड़ा करने की विधि को बताइए। डेडमैन विधि तथा डायरेक्ट पोल विधि क्या होती है, या करके आपका क्वेश्चन आएगा। या तो कहेगा वो विद्युत वितरण प्रणाली के खम्भों को खड़ा करने की विधि, या फिर वह कह रहा है क्या डेडमैन विधि तथा आपके डायरेक्ट पोल विधि क्या होती है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, बड़ा ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट इसमें आता है क्या डायरेक्ट पोल विधि, मतलब कि डायरेक्ट पोल मेथड। दूसरा आता है आपका डेडमैन विधि, मतलब कि डेडमैन मेथड। अब ये होते क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, किसी भी आपको इतने सरल और आसान भाषा में नोट्स लिखे गए हैं ना कि अगर आप एक बार उनको पढ़ ही लेंगे तो भी आपको समझ में बड़े ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि डायरेक्ट पोल मेथड लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखेंगे हम, पोल को प्रायः भूमि में सीधे ही दबाया जाता है। अधिक भारी खम्भे को डायरेक्ट पोल विधि से तथा हल्के खम्भे को डेडमैन मेथड द्वारा खड़ा किया जाता है। देखिए, अगर आपका कोई भी एक तरह से आप सोच ले कि ये खम्भा आपका है, मान के चलिए, तो अगर इस खम्भे को हमें आपका जो कि खड़ा करना है तो हमें इसका किसी एक विधि का हम उपयोग इसमें करते हैं। तो देखिए, भारी खम्भे को खड़ा करने के लिए हम करते हैं आपके डेडमैन मेथड का, भारी खम्भे को खड़ा करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं, जबकि आपके हल्के खम्भे को खड़ा करने के लिए हम डेडमैन मेथड का उपयोग करते हैं। अब देखिए इस होता कैसे है, आपके भारी खम्भे में जो कि हम इसको रस्सियों की सहायता से खड़ा करते हैं, और आपके डेडमैन मेथड में इसको हम कई मजदूरों के द्वारा जो कि इस खम्भे को खड़ा कर सकते हैं। इसमें हम आगे लिखेंगे कि डेडमैन पोल मेथड में जिस रास्ते पर खम्भे को खड़ा करना होता है, उस रास्ते पर खम्भे को इस प्रकार जो कि है मिटाते हैं, इस प्रकार जो कि हम इस प्रकार लिटाते हैं ताकि खम्भे का तल गड्ढे के ऊपर रहे और गड्ढे में रखे स्केटबोर्ड के विपरीत दिशा में रहे। ठीक, गड्ढे में क्या आपके स्केटबोर्ड के विपरीत दिशा में जो किया रहे। एक डायरेक्ट खम्भे को रस्सी की सहायता से ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकली रूप में एक प्रकार खड़ा किया जाता है ताकि इसकी डायरेक्ट जो कि है खम्भे की टॉल खड़ा किए जाने वाली खम्भे की तली में पास रहे। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि दोनों ओर से खींचने वाले रस्सी नंबर 1 को खम्भे के ऊपर संयोजित किया जाता है ताकि खम्भा खड़ा करने में जो कि समय किनारे से झुका रहे। आपका जो आप खम्भे को खड़ा करेंगे तो किस तरह से करेंगे, मान के चलिए ये हमारा खम्भा है, इसमें हम रस्सियाँ बांध देंगे
और फिर उन रस्सियों को खींच करके आपके खम्भे को खड़ा किया जाता है डायरेक्ट विधि में। ठीक, एक दूसरी रस्सी नंबर 2 को खम्भे के ऊपरी भाग पर कस दिया जाता है तथा यह डायरेक्ट खम्भे पर लगी जो कि है धरनी से जुड़ा हुआ होता है। आपके जो खम्भे के ऊपर एक हम चक्का लगा देते हैं जिससे क्या होता है आपकी रस्सी को खींचने में आसानी होती है। रस्सी नंबर 3 को खम्भे के ऊपर बांध दिया जाता है। जब रस्सी नंबर 3 को खींचा जाता है तो खम्भे को सीधा खड़ा करने के लिए रस्सी नंबर 2 को खींचा जाता है तथा खम्भा स्केटबोर्ड से गड्ढे में नीचे सरक जाता है और फिर गड्ढे को भर दिया जाता है। अब आप इसका जो कि है डायग्राम एक बार देख ले तो सारी चीज़ें आपको जो कि क्लियर होने वाली हैं। इस तरह से जो कि हम खम्भे को खड़ा करते हैं। हम यहाँ पर जो कि है एक लकड़ी लगा देते हैं, ठीक, और इस तरह से खम्भे को लिटा देते हैं। इसके बाद जब इन रस्सियों को बांधने के बाद इन रस्सियों को खींचा जाता है तो आपका खम्भा इस गड्ढे में आकर जो कि अंदर चला जाता है और आपका खम्भा ऊर्ध्वाधर सीधा वर्टिकली खड़ा हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी विधि के बारे में हम जानेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है तो उसको लास्ट तक जो कि आप लोग ज़रूर से देखिएगा। दूसरा हमारा डेडमैन मेथड, डेडमैन विधि। इस मेथड में खम्भे को लाइन पथ के पास लिटा दिया जाता है। अब स्केटबोर्ड को गड्ढे के पीछे ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है तब खम्भे को हाथों से उठाते हैं। जब जिस ओर खम्भे को आपके उठाते हैं उसके विपरीत दिशा में खम्भे को डेडमैन द्वारा सपोर्ट देते हैं। आपके देखिए आपके आपके रस्सियों को खम्भे की लंबाई के आधे से थोड़ा अधिक पर जो कि है लगे कुंदे से जो कि है बांधकर तथा टैंक से आगे की ओर सरकाते हुए 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पर एक 3 मीटर की सीढ़ी को लगाया जाता है। पुनः डेडमैन जो कि है डेडमैन टैंक को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी जो सीढ़ी 4 मीटर ऊंची है फिर लगभग 5 मीटर ऊंची सीढ़ी लगाते हैं। ठीक, इसी तरह से जो कि हम अपने खम्भे को सीधा करते चले जाते हैं और सीढ़ियों को लगाते चले जाते हैं तथा प्रत्येक सीढ़ी के साथ क्रम से खम्भे उठाते हैं जब तक कि खम्भा भूमि से 70 डिग्री की कोण तक ना आ जाए। फिर उसे पीछे तथा साइड से रस्सियों को जो कि यह ढीला कर देते हैं। अब खम्भे को गेरो मतलब कि रस्सी की सहायता से लंबे रूप में खड़ा कर देते हैं तथा इस खम्भे के कुंदे पहले से खड़े किए गए खम्भे की लाइन पथ की सीधी जो कि है सीधे से कस दिया जाता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमने जो देखा होगा आपके इसके जो पहले मेथड था जिसका नाम था आपका डायरेक्ट मेथड, इसमें हम रस्सियों की सहायता से जो कि है उसको खींच रहे थे और इसमें हम सीढ़ियों की सहायता से आपके खम्भे को खड़ा कर रहे हैं। अब इसमें हम आगे लिखेंगे इसी विधि में कि अब गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता है तथा अच्छी तरह से कुटाई कर दी जाती है। समतल तथा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। खम्भे के अतिरिक्त सपोर्ट देने के लिए विशेष रोक जिन्हें जो कि आपके ब्लॉक कहते हैं वह लगा दिए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आया है 9 नंबर का कि निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। जंपर, टी ऑफ पॉइंट क्या होता है और आपके गार्ड वायर क्या होता है, इन सभी के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक, ज़्यादा लंबा वीडियो लेक्चर हो जाएगा इसीलिए हमने केवल आपको 10 नंबर तक ही क्वेश्चन बताए हैं। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में आपको आगे के जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उन सभी को कवर कर लिया जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 2 वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो कि है ब्रह्मा सीरीज अगर आप IMRE की देख लेते हैं तो 100% आप ऑल क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ अच्छे नंबर गेन करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए जानते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हम बात करते हैं जंपर के बारे में। जंपर क्या होता है, देखिए ट्रांसमिशन लाइन में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक टर्मिनल पोल लगाया जाता है ताकि सैग ना आए। हमने आपको सैग जो कि है 4th सेमेस्टर में ही समझा दिया था कि आपका सैग हम किसको कहते हैं। देखिए सीधा सा समझें कि अगर कोई भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, अगर इसमें बीच में जो कि है एक ढीलापन आ गया है, इसी को हम कहते हैं क्या, सैग। मतलब कि आपकी लाइन जब एक एंगल पर आकर इस तरह से झुक जाती है तो इसी को हम कहते हैं क्या, सैग। ठीक, सैग बने, ठीक, ताकि आपका सैग बने इसके आगे हम इसमें लिखेंगे कि इस छोटे लंबाई के कंडक्टर वायर के द्वारा टर्मिनल पोल के आपके
इंडक्टर वायर को आपस में जोड़ा जाता है, जिसे जम्पर कहते हैं। एक जम्पर उसी पदार्थ का तथा उसी धारा की क्षमता का बना होता है जिसका लाइन कंडक्टर बना होता है। ठीक, जिसका लाइन कंडक्टर बना होता है। जम्पर को लाइन कंडक्टर के साथ क्लैम्प कर दिया जाता है, मतलब कि जोड़ दिया जाता है। हाई कैपेसिटी की ट्रांसमिशन लाइन के साथ जम्पर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि मैक्सिमम विक्षेपण अवस्था में जम्पर तथा लोहे के हिस्से के साथ कम से कम 0.3 मीटर का गैप जो कि है बना रहे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो हमारा आता है, जिसका नाम है क्या, ट्री ऑफ पॉइंट्स। देखिए, ट्री ऑफ पॉइंट्स क्या होता है। ट्री ऑफ पॉइंट्स एक लाइन बनाती है। ट्री ऑफ पॉइंट्स एक लाइन बनाती है जिसे पोल से लिया जाता है। ठीक, पोल से लिया जाता है, ना कि झोल के बीच से। पोल से लिया जाता है, ना कि झोल के बीच से। किसी कंपनी को सप्लाई देने के लिए उपलब्ध लाइन से जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फेज आपके सिक्वेंशियल फेज के बीच की दूरी तथा फेज व अर्थ के बीच की दूरी एक सामान्य होनी चाहिए, मतलब कि एक जैसी आपकी इन दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए। इसके बाद हमारा इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद आगे हम लिखेंगे कि अलग अलग मेटल के वायर को सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है। मतलब कि जो अगर आपके अलग अलग दो मेटल हैं और इनके वायर आपके बने हुए हैं, जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम, दो अलग अलग वायर हैं, तो इनको साथ में जो कि नहीं जोड़ा जा सकता है। कॉपर व एल्यूमिनियम के कंडक्टर को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके आगे देखेंगे हम कि आपके पैरेलल ग्रुव क्लैंप के द्वारा एक समान कंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है। मतलब कि आपके जो पैरेलल ग्रुव होता है, इसके द्वारा जो कि हम क्या करते हैं, दो समान कंडक्टर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब आती है टाइप ऑफ टी ऑफ। देखिए, तो टाइप ऑफ टी कितने प्रकार के आपके होते हैं टी ऑफ। तो देखिए, सिंगल पोल टी ऑफ, एच पोल टी ऑफ, ए पोल टी ऑफ। चौथा होता है पैरेलल आपके ग्रुव क्लैंप। ठीक, पैरेलल ग्रुव क्लैंप। अब सबसे पहला हमारा आता है सिंगल पोल टी ऑफ। एक सिंगल क्रॉस आर्म को दो आपके लोअर कनेक्टर लेने के लिए फिट किया जाता है और तीसरे कंडक्टर एक बोल्ट से लिया जाता है और अर्थ वायर को लेने के लिए दूसरे बोल्ट की आवश्यकता ज़रूरत होती है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है एच पोल टी ऑफ। यदि टी ऑफ लाइन मुख्य समतल से समकोण पर हो, यदि टी ऑफ लाइन मुख्य समतल से समकोण पर हो तो टी ऑफ क्रॉस आर्म ब्रांच की लाइन से दूर पोल पर जो कि उपयुक्त ब्रेसिंग एंगल के साथ फिट की जाती है। ठीक, फिट किए जाते हैं ताकि एच पोल के दोनों लेगों के एक समान जोड़ा जा सके। मतलब कि जो आपके एच पोल के दोनों लेग हैं, इनको हम जो कि है एक साथ जोड़ सकें। अब इसके बाद तीसरा हमारा आता है ए पोल टी ऑफ। जहां ए पोल सामान्य ऊंचाई का है, क्रॉस आर्म को केवल एक लंब पर जो कि है फिट किया जाना चाहिए और आपके केंद्रीय फेज के लिए एक बोल्ट को पोल से जो कि है जोड़ने या मोड़ने के लिए बनाया जाता है। बहुत उच्च ए पोल पर क्रॉस आर्म को सपोर्ट के लेगों के बीच फिट किया जा सकता है। ठीक, चौथा हमारा आता है क्या, पैरेलल ग्रुव क्लैंप। यह क्लैंप के द्वारा एक समान कंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है। सबसे सरल आसान भाषा में समझ सकते हैं आप कि पैरेलल ग्रुव क्लैंप होता है, इसको हम जो कि है एक समान कंडक्टर को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए, इसके बाद हमारा आता है 10वें नंबर का क्वेश्चन कि स्टील पोल को खड़ा करने की कौन कौन सी विधि होती है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो लेक्चर का। इसके आगे के जितने भी आपके टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी को जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है स्टील टावर को खड़ा करने की विधि कौन कौन सी होती है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अब अगला हमारा आता है मेथड ऑफ आपके इरेक्शन ऑफ स्टील टावर। ठीक, अब इरेक्शन का मतलब क्या होता है, खड़ा करना। इरेक्शन का मतलब क्या होता है, खड़ा करना। अब हम स्टील टावर को किस विधि के द्वारा खड़ा करते हैं, या हम कह सकते हैं स्टील टावर को खड़ा करने की विधि कौन कौन सी है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, आपको जो कि है थ्योरी UEE और IMRE में है, इसलिए आप लोग को नोट्स लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि आप लोग इस थ्योरी को याद कर सकें, बार बार पढ़ सकें। पहला आता है देखिए बिल्ड अप मेथड, दूसरा आता है सेक्शन मेथड, तीसरा आता है ग्राउंड मेथड और चौथा आता है हेलीकॉप्टर मेथड। अब इन सभी जो कि है मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका जो बिल्ड अप मेथड होता है, मतलब कि टुकड़ा करने की विधि। ठीक, टुकड़ा करने की विधि इसमें क्या करते हैं हम,
इस मेथड का यूज भारत में 66 kV, 132 kV, 220 kV तथा 400 kV तक की ट्रांसमिशन लाइन टावर के निर्माण के लिए किया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है कि टावर मटेरियल को साइट पर आसानी से परिवहन किया जा सकता है। दूसरा है कि इसके लिए किसी भारी मशीनरी जैसे कि क्रेन आदि की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है क्या, लेबर सस्ती तथा आसानी से अवेलेबल हो जाती है। चौथा है, इस मेथड से टावर के अलग अलग भागों को जोड़कर टावर का निर्माण किया जाता है। पांचवा है क्या, लाइट डायरेक्ट पोल के जो कि है द्वारा लाइट डायरेक्ट पोल के द्वारा अलग अलग भागों को उठाया जाता है। इसके बाद दूसरा मेथड हमारा आता है क्या, सेक्शन मेथड। सेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में पोल के विभिन्न भागों को ज़मीन पर जोड़कर एक असेंबली बनाया जाता है। मतलब कि इसमें जो कि कई सारे भाग आपके टावर्स के होते हैं, इन सभी टावर को हम एक साथ असेंबल करते हैं, मतलब कि एक साथ जोड़ते हैं तथा इसके बाद असेंबली को जो कि है डायरेक्ट पोल के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। तीसरा है क्या, ग्राउंड असेंबली मेथड। ग्राउंड असेंबली मेथड क्या होता है, इस मेथड में टावर को ज़मीन पर इकट्ठा किया जाता है तथा इसे पूरी तरह असेंबल करके खड़ा किया जाता है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो टावर को जो कि ज़मीन में तैयार कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं, इसके बाद इस टावर को खड़ा कर देते हैं। पूरे टावर को ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल दिशा में जोड़ा जाता है। टावर को लाइन की दिशा में जोड़कर क्रॉस आर्म को जोड़ा जाता है। टावर को जोड़ने से पहले जो कि है टावर को जोड़ने से पहले ढलान वाली ज़मीन पर नीचे के हिस्से को रखा जाता है। जहाँ पर आपकी ढलान हो, जहाँ पर ज़मीन नीचे हो, वहाँ पर हम नीचे के हिस्से को रखते हैं। इस विधि का यूज बड़े तथा अधिक भारी टावर के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टावर की नींव कृषि योग्य होती है। इसकी जो टावर की नींव होती है वो कैसी होती है, आपकी कृषि योग्य होती है। अब चौथी हमारी आती है लास्ट हेलीकॉप्टर मेथड। तो देखिए, जानते हैं हेलीकॉप्टर मेथड क्या होता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, हम जानेंगे हेलीकॉप्टर मेथड क्या होता है। इस विधि में टावर को अलग अलग हिस्से में बनाया जाता है तथा हेलीकॉप्टर की सहायता से टावर को अलग अलग हिस्सों को उठाकर एक दूसरे के ऊपर फिट किया जाता है। देखिए, इसमें टावर के हिस्से को जोड़ने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का। इसलिए इस विधि का नाम हमने रख दिया क्या, हेलीकॉप्टर मेथड। ठीक, जब तक कि पूरे टावर खड़ा ना हो जाए, कभी कभी इस विधि में अलग अलग हिस्से को जोड़कर पूरे टावर बनाया जाता है तथा हेलीकॉप्टर की सहायता से पूरे टावर को उठाकर टावर की नींव पर रखकर टावर को खड़ा कर दिया जाता है। कई बार क्या करते हैं, हम नीचे ही ज़मीन पर इसको पूरे हिस्से को तैयार कर लेते हैं और इसके बाद इस हेलीकॉप्टर की सहायता से इस टावर को उठा करके हम जो कि गड्ढे में रख देते हैं और टावर को खड़ा कर देते हैं। तो चलिए, आज जो कि हमने 10 तक क्वेश्चन, अपने पूरे क्वेश्चन को डिटेल से समझा है, और डिटेल से समझा इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेक्चर आपका बड़ा हो गया है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है वो कमेंट बॉक्स में जो कि है जय हिंद ज़रूर से लिखें। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और आगे के 11, 12, 13, 14, 15, 16 सभी टॉपिक को, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाकायदा, आपको बता करके, समझा करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो जल्दी से नोट्स लें। केवल और केवल 99 रुपये में आपको अभी नोट्स दिए जा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट के। चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।